गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम लोग पिछली क्लास में देख रहे थे विधायिका के बारे में, है ना? तो अभी तक विधायिका की 3 क्लासें हो चुकी हैं, जिसमें पहली क्लास में हम लोगों ने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में देखा था और दूसरी क्लास में हम लोगों ने ये जाना था कि हमारे जो विधेयक होते हैं, वो कितने प्रकार के विधेयक होते हैं और कैसे जो है उनको पारित करवाया जाता है और कैसे वो एक्ट बनते हैं, ठीक है? और तीसरे वाला जो इसका पार्ट था, उसमें हम लोगों ने संसदीय समितियों के बारे में पढ़ लिया। अब आज संसद या हम कह सकते हैं विधायिका, जो हमारा विधायिका है, उस विधायिका की आज ये लास्ट क्लास है और ये है हमारी चौथी क्लास, जिसमें संसद से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जिनसे 1 नंबर का सवाल कई बार पूछ लिया जाता है। तो आइए उनको भी हम आज जो है समाप्त कर दें, ठीक? और ये जो कॉन्सेप्ट वाली क्लास है, इसके खत्म होने के बाद फिर हम लोग करेंगे अपना पीवाईक्यू, ठीक है? चलिए, तो आज हम लोग देखते हैं विधायिका पार्ट 4 और इसमें है संसद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। जैसे अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रहा विपक्ष का नेता। आप लोगों ने नाम सुना होगा इस शब्द का। आप लोगों ने नाम सुना होगा एक शब्द है कि प्रश्नकाल क्या होता है, शून्यकाल क्या होता है, और यहाँ से लगभग हर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है? तो ये जो छोटे-छोटे टर्म्स होते हैं, यहाँ से एक सवाल 1 नंबर का सवाल बन जाता है, पूछ लिया जाता है। तो हम लोग आज उसको भी जो है अच्छे से पढ़ लेंगे। तो आइए जो आज का जो हमारा टॉपिक है, उसमें क्या-क्या बातें होंगी, उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा पॉइंट रहेगा, वो रहेगा संसद में नेता। और संसद में नेता 3 प्रकार के होते हैं, ठीक? पहला सदन का नेता, दूसरा विपक्ष का नेता और तीसरे को हम बोलते हैं व्हिप या बोलते हैं सचेतक, ठीक है? और अभी 2-3 साल पहले जो है एक बार ये सचेतक के बारे में एक लाइन में, एक सेंटेंस में पूछ लिया गया था। सेकंड ये है कि संसद के सत्र। अब देखो सत्र कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है? उनका स्थगन कैसे होता है, उनको बुलाया कैसे कैसे जाता है, सत्र का आहूत कैसे होता है, सत्रावसान कैसे किया जाता है। उसके बाद एक टर्म है लेम डक सत्र, ये क्या होता है, हम इसकी भी चर्चा करेंगे। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट हमारा है, उसमें हम लोग जानेंगे कि संसदीय कार्यवाहियों के साधन कौन-कौन से हैं। जैसे प्रश्नकाल क्या होता है, शून्यकाल क्या होता है, तो इन सब की जो बेसिक बातें हैं, उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और लास्ट में जो हमारा चौथा टॉपिक रहेगा, वो रहेगा सब टॉपिक प्रस्ताव या फिर संकल्प। प्रस्ताव किसको कहते हैं, संकल्प किसको कहते हैं, ये बातें हम जानेंगे। और इसके अंतर्गत जो 3 ऐसे प्रस्ताव हैं, जो अक्सर एग्ज़ाम में आपसे जानने का प्रयास आयोग करता है, वो हमारे हैं विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव। तो इन तीनों को हम जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग अपना शुरू करते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है, वो है संसद में नेता। तो जो पहला नेता है, उसे क्या बोलेंगे? सदन का नेता। तो सदन का नेता क्या होता है, उसको हमने यहाँ 2 पॉइंट में लिख दिया है। तो देखते हैं, पहला पॉइंट है कि सदन के नेता के से अभिप्राय सामान्यतः प्रधानमंत्री से होता है। तो जो प्रधानमंत्री होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सदन का नेता बोलते हैं आम बोलचाल में। सेकंड, किंतु प्रधानमंत्री सदन के नेता के रूप में किसी मंत्री को भी नियुक्त कर सकता है, यदि वह मंत्री लोकसभा का सदस्य हो तो। मतलब या तो प्रधानमंत्री साहब होंगे, कौन? सदन का नेता, या फिर प्रधानमंत्री साहब जिसको नियुक्त किए रहेंगे उस पद के लिए, उसको जो है हम सदन का नेता कहेंगे। दूसरा जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है, उसको हमने देखो यहाँ पे लाल कर दिया है। लाल इसलिए कर दिया है क्योंकि संविधान में इस पद के प्रावधान का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अगर कभी एग्जाम में आता है कि संसद का नेता को संविधान में परिभाषित किया गया है, सदन के नेता को संविधान में परिभाषित किया गया है, तो सेंटेंस क्या होगा? गलत होगा। क्योंकि अभी यूपीएससी ने क्या किया है, अपना एक पैटर्न अपनाया है पिछले 2-3 सालों से कि फला सेंटेंस संविधान में लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है, परिभाषित किया गया है कि नहीं किया गया है, इतना बारीक वो पूछता है। तो इस नाते हमने भी अपने पैटर्न को उसी पे अप्लाई कर दिया है। तो जहाँ-जहाँ भी ऐसी संभावनाएँ होंगी, जहाँ से आयोग इस तरह के सवाल पूछता है, तो हमने वहाँ पर भी उस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो बातें संविधान में लिखी हैं कि नहीं लिखी हैं, ठीक है? तो ये जो बात हमारी है सदन के नेता वाली, इसका कोई प्रावधान संविधान में लिखित रूप से नहीं है, ये हमारे बोलचाल की भाषा में है, ठीक? हाँ, इसका एक नियम है, सदन के नियम एवं संविधि में उल्लेख है, संविधान में तो नहीं है। कहाँ पे है? सदन के नियम एवं संविधि में लिखा हुआ है, ठीक है? लेकिन संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है, ठीक? चलो बच्चों, सेकंड हम लोग देख लेते हैं विपक्ष का नेता, 2 हमारा सेकंड पॉइंट है। तो ये क्या होता है? इसमें देखो ये कहा जा रहा है कि संसद के दोनों सदनों में एक-एक विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष के नेता का दर्जा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक सदन के कुल सदस्य संख्या का
1/10 होना चाहिए। मतलब जो हमारी सेकंड पार्टी है वो उसका जो उसके जो मेंबर्स हैं वो सदन की कुल संख्या के 1/10 होना चाहिए। अतः विपक्ष के नेता के पास लोकसभा में कम से कम 55 सीटें, है ना? मतलब 55 मेंबर, और राज्यसभा में 25 मेंबर्स होने चाहिए। अगर इतने हैं तब हम क्या बनाएंगे? विपक्ष का नेता बनाएंगे। आप सबको याद होगा कि पिछली बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उसमें विपक्ष का नेता नहीं था कोई, ठीक है? ये बहुत ही दुखद घटना थी, लेकिन इस बार विपक्ष के नेता के रूप में कौन है? राहुल गांधी जी हैं, ठीक है? चलिए, और सदन के नेता के रूप में कौन है? आदरणीय जो हमारे पीएम साहब हैं, मोदी जी, ठीक है? चलिए, सेकंड हमारा जो पॉइंट है वो है संसदीय व्यवस्था में विपक्ष के नेता का पद महत्वपूर्ण भूमिका वाला होता है। उसका कार्य सरकार के कार्यों की सकारात्मक आलोचना करना एवं वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना। लोकसभा के विपक्ष के नेता का पद लोकसभा के स्पीकर द्वारा दिया जाता है। अच्छा, इनका जो चयन किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? वो लोकसभा के स्पीकर यानी कि अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। तीसरा पॉइंट ये है कि वर्ष 1977 में भारत में विपक्ष के नेता के पद को विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम 1977 द्वारा वैधानिक बना दिया गया तथा विपक्ष के नेता के वेतन एवं भत्ते का प्रावधान किया गया। इस सांविधिक प्रावधान के अनुसार विपक्ष के नेता के वेतन और भत्ते कैबिनेट मंत्री के वेतन और भत्ते के समान होते हैं। तो देखिए, यह भी सेंटेंस एक बार पूछा गया है कि विपक्ष के नेता का जो पद होता है वो किसके बराबर होता है? तो वो कैबिनेट के मंत्री के बराबर होता है, और जो उनका वेतन और भत्ता भी उसी के अकॉर्डिंग उनको दिया जाता है, ठीक है? चलो बच्चों, चौथा पॉइंट ये है कि वर्ष 1969 में विपक्ष के पहले नेता के रूप में लोकसभा में राम सुभग सिंह को तथा राज्यसभा में श्याम नंदन मिश्रा को बनाया गया था। जो विपक्ष का नेता लोकसभा में अलग होता है और राज्यसभा में अलग होता है। तो जब 1969 की बात है कि उस समय जो पहले नेता के रूप में लोकसभा में राम सुभग सिंह को बनाया गया था, ठीक है? और राज्यसभा में श्याम नंदन मिश्रा को बनाया गया था, ठीक? बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। तो इसमें लिखा हुआ है कि लोकपाल, मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग और मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए विपक्ष के नेता की सहमति आवश्यक होती है। ये इनका सबसे बड़ा रोल इसमें रहता है। किसके लिए? अगर जब जब भी आपके लोकपाल की नियुक्ति होगी, मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति होगी, ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग और मुख्य सूचना आयुक्त की जब नियुक्ति होगी, तब उसमें जो है इनकी सहमति, जो हमारे विपक्ष के नेता हैं उनकी सहमति बहुत ही आवश्यक होगी। छठी बात ये है, अब देखो छठी बात जो है बिल्कुल करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि इस साल जो है हमारे जो लोकसभा में जो हमारी संसद है उसमें जो शैडो कैबिनेट है ना, छाया मंत्रिमंडल, ये जो शब्द है ये बहुत चर्चा में इस बार है 2024 में। तो हम लोग लगे हाथ इसको भी आज समझ लेते हैं। ये होता क्या है भाई? देखो, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी इसको भी हम जान लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में जो बातें हैं वो भी जानते हैं। जो पहली बात है वो है कि ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में एक अनोखी संस्था है जिसे शैडो कैबिनेट या छाया मंत्रिमंडल कहा जाता है। एक इसकी ओरिजिन कहाँ से है? ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था से, ठीक है, मतलब इंग्लैंड की व्यवस्था से। इसे विपक्ष इसे विपक्षी दलों द्वारा सरकार के साथ तुलना के लिए बनाया जाता है और अपने सदस्यों को भविष्य के मंत्रियों के तौर पर तैयार किया जाता है। इसमें प्रत्येक कैबिनेट मंत्री के लिए विपक्ष का शैडो कैबिनेट होता है। यह शैडो कैबिनेट सरकार परिवर्तन पर वैकल्पिक कैबिनेट मुहैया करवाता है। इसलिए जेनिंग्स ने विपक्ष के नेता को वैकल्पिक प्रधानमंत्री कहा था, और वह मंत्री के स्तर का होता है जिसे सरकार वेतन देती है। अब देखिए, मान लेते हैं ये हमारी लोकसभा है और मान लेते हैं ये हमारा विपक्ष है, ठीक है? तो ये हमारा जो मंत्रिमंडल इसका है, इसकी एक मुखिया साहब हैं, पीएम साहब, और पीएम साहब की ये इतने सारे मंत्री हैं, मान लो 4-5 मंत्री हैं, ठीक है? तो इसी प्रकार से जो हमारी शैडो कैबिनेट होगी, उसमें जो विपक्ष का नेता होगा वो प्रधानमंत्री साहब के क्या होगा? लगभग बराबर माना जाएगा, ठीक? अब क्या करेंगे,
इस मंत्री के सापेक्ष, जो पहला मंत्री है इसके सापेक्ष यहाँ पर भी एक मंत्री होगा। अब ये मंत्री क्या करेगा, ये जो पहला वाला शैडो कैबिनेट वाला, ये जो इन भाई साहब के कार्यों की क्या करेगा, समीक्षा करता रहेगा। अगर काम सही है तब तो ठीक है, नहीं सही है तो उस पर क्या करेगा, आपत्ति उठाएगा। उसी प्रकार से जितने मंत्री इनके पास, उतने ही मंत्री यहाँ शैडो कैबिनेट में भी जो है बना दिए जाएंगे। ठीक है, मान लो एक है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर तीन है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर चौथा मंत्री यहाँ पर डी है। तो जो पहला मंत्री जो हमारा जो सत्ता में है, जो जो वो जैसा काम करेगा, इसकी निगरानी कौन करेगा, जो हमारे जो हमारे शैडो कैबिनेट है उसका जो मंत्री ए है, जो हमारा दूसरा मंत्री है इसको जो कार्यभार मिला होगा, इसकी देख रेख कौन करेगा, शैडो कैबिनेट का बी वाला करेगा। इसी प्रकार से ये प्रक्रिया आगे चलती रहेगी। मतलब सेम टू सेम उसकी फोटोकॉपी। जिस प्रकार से हमारी एक अस्थाई मंत्रिमंडल होगी लोकसभा में, उसी प्रकार से हमारी जो शैडो कैबिनेट होगी वहाँ पर भी एक प्रकार की शैडो कैबिनेट बनाई जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमारी जो शैडो कैबिनेट है वो बनाई जाती है। अब इसमें जो है एक मान्यवर है, उनका नाम है आइवर जेनिंग्स। इन्होंने एक सेंटेंस कहा था कि जो विपक्ष का नेता होता है वो वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में होता है। ठीक, और वह जो है मंत्री के स्तर का होता है जिसको सरकार वेतन भी देती है। ठीक, चलो, ये तो बात हो गई हमारे सेकंड की पॉइंट, है ना, विपक्ष के नेता की। अब जो तीसरा पॉइंट है उसका नाम है विहिप, या इसको हम क्या बोलते हैं, सचेतक। इसके बारे में पहला पॉइंट क्या लिखा है कि प्रत्येक राजनीतिक दल का संसद में अपना विहिप होता है, चाहे वो सत्ता में हो अथवा विपक्ष में हो। ठीक है, अच्छा भाई, सेकंड क्या कह रहा है कि इसकी जो नियुक्ति होती है वो राजनीतिक दलों द्वारा सदन के सहायक नेता के रूप में की जाती है। और तीसरा पॉइंट यह है कि यह संसद में अपने दल के सदस्यों के व्यवहार पर नज़र रखता है एवं संबंधित सदस्यों पर विहिप के निर्देशों का पालन न करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही भी करता है। मतलब ये होता है कि जो आपके मंत्री हैं, जो आपके नेता लोग हैं, उनको क्या करता है, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उनकी निगरानी करता रहता है। ठीक है, और एक बात और है कि ये जो पद इसका है, इस पद का उल्लेख ना तो संविधान में है और ना ही सदन के नियम अथवा संविधि में है। मतलब सदन के नियम में भी नहीं है और संविधान में भी नहीं है, मगर फिर भी एक सलाहकार के रूप में इनकी नियुक्ति की जाती है, विहिप की नियुक्ति। ठीक है, और चाहे वो आपका पक्ष की बात हो चाहे विपक्ष, दोनों के साथ ऐसा होता है ना। चलो, चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जो आज का सब टॉपिक था, संसद के सत्र। इसमें क्या क्या बातें भाई, कि संसद समय समय पर विभिन्न सत्रों के लिए एकत्र होती रहती है। दूसरा यह है कि भारत में साधारणतः वर्ष में 3 बार संसद के सत्र आयोजित होते हैं। पहला कौन सा है, बजट सत्र, ये कब आयोजित होता है, फरवरी से मई तक। दूसरा है मानसून सत्र जो कि जुलाई से अगस्त। और तीसरा हमारा है शीतकालीन सत्र जो कि नवंबर से दिसंबर में क्या होता है, आयोजित किया जाता है। अब इसके बाद जो संसद हमारा हो गया, अब सॉरी जो हमारा सदन हो गया, अब सत्र को बुलाने का काम कौन करेगा। इसके पहले भी हमने आपको ये बातें बता दी हैं कि सत्र को आहूत करना मतलब सत्र को बुलाना। ठीक है, पहला पॉइंट ये कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 85(1) यह व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय एवं स्थान पर अधिवेशन के लिए बुलाएगा जिसे वह उचित समझेगा। मतलब राष्ट्रपति ही क्या करेगा, बुलाएगा अपने हिसाब से। दूसरा ये कि संसद के दोनों सत्रों के मध्य कम से कम 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। मतलब 6 माह के पहले ही जो है 2 सत्र शुरू किए जा सकते हैं। ठीक है, ये ना हो कि 6 महीना बीत जाए उसके बाद आप अपना जो सेकंड सत्र बुलाएं, ऐसा ना होना चाहिए। तीसरा ये है कि संसद का जो सत्र है वो राष्ट्रपति तभी बुलाता है जब प्रधानमंत्री या कैबिनेट उसे इससे संबंधित सलाह देता है। और चौथा पॉइंट ये है कि संसद के सत्र का तात्पर्य प्रथम बैठक के सत्रावसान के बीच की अवधि का होता है। जब तक जिस तारीख को जो पहली बैठक होती है वहाँ से लेकर के जब तक आपका जो सत्र है वो समाप्त नहीं हो जाता तब तक। यदि लोकसभा के मामले में सत्रावसान के लिए नियत तिथि से पहले ही राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा विघटित कर दी जाती है तो विघटन की तिथि तक ही अवधि को ही संसद का सत्र कहा जाएगा। ठीक है, ये तो बात होगी संसद के सत्र को बुलाने की। अब बुलाने के बाद भाषण की भी बात होती है, थोड़ा उसको भी जान लेते हैं। राष्ट्रपति का भाषण लोकसभा के चुनावों के पश्चात पहले सत्र की शुरुआत पर एवं प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले
सत्र की शुरुआत पर राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करता है। दूसरा यह है कि यह राष्ट्रपति का व्यक्तिगत भाषण नहीं होता, बल्कि मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार सरकार की नीतियों एवं भावी कार्यक्रमों की चर्चा का प्रारूप होता है। ये उनका कोई व्यक्तिगत भाषण नहीं होता है। ये जो है जनता को बताने का एक माध्यम है कि अब आपकी ये सरकार है और ये काम करने जा रही है। एक मालिक के तौर पर, एक क्या कहते हैं, अभिभावक के तौर पर, है ना? जी, तो और जो एक और इसी में टर्म है, ये तो हो गया आपके भाषण की बात। अब एक टर्म आता है कि लेकडम सत्र, है ना? ये क्या चीज़ होता है? इसको भी जान लेते हैं। इसमें सिर्फ़ एक ही लाइन लिखी गई है कि यह नई लोकसभा के गठन से पूर्व, जब नई लोकसभा का गठन होता है, उससे पहले वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र होता है, ठीक? वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा हेतु निर्वाचित नहीं हो पाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? लेम डक कहते हैं। मतलब जो लोग अगले लोकसभा के लिए चुने नहीं जा सकते, उनको हम क्या बोलेंगे? लेम डक बोलेंगे, ठीक है? जो लोग निर्वाचित नहीं हो पाते उनको, ठीक है? चलिए, अब हम बात कर लेते हैं स्थगन, सत्रावसान और विघटन की, क्योंकि आपको पता होगा ये तीनों शब्द लगभग एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन वास्तव में हैं नहीं एक जैसे, ठीक है? ये तीनों 3 शब्द हैं और इनको हम 3 प्रकार से पढ़ेंगे भी। चलिए भाई, कौन-कौन से ये बातें हैं? जो पहला है वो है स्थगन। पहला देख लेते हैं कि सामान्यतः स्थगन द्वारा सदन को कुछ मिनटों या घंटों या कुछ दिनों के लिए निलंबित किया जाता है। दूसरा, सदन को स्थगित करने का अधिकार पीठासीन अधिकारी के पास होता है। तीसरा ये है कि स्थगन द्वारा केवल बैठक को निलंबित किया जाता है, सदन के सत्र को नहीं। केवल बैठक को, जैसे नहीं होता कि कुछ टाइम के लिए भाई देखो हम ब्रेक लेना चाहते हैं, तो ये ब्रेक वाली जो बात है, ये इसका मतलब क्या? स्थगन है, ठीक है? इसका ये मतलब नहीं है कि अब क्लास ही आपकी नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? ये बात। और चौथी बात ये है कि यदि पीठासीन अधिकारी द्वारा सदन को स्थगित करने के उपरांत पुनः एकत्रित होने के संदर्भ में कोई घोषणा नहीं की जाती है, तो वह स्थगन अनिश्चित काल के लिए स्थगन या साइड डाई स्थगन कहलाता है, ठीक है? साइन डाई स्थगन कहलाता है। मान लीजिए आपको ब्रेक पर छोड़ा गया और उसके बाद उसकी कोई घोषणा ही नहीं हुई कि आपको आना कब है, तो उसको क्या मान लिया जाएगा? अनिश्चित काल के लिए स्थगन कह दिया जाएगा, ठीक है? ये तो हो गई आपके स्थगन की बात। स्थगन का एक मोटा-मोटा मतलब है ब्रेक लेना, ठीक? आप ऐसे समझिए इसको। सेकंड हम देखते हैं सत्रावसान। सत्रावसान में पहली बात ये है कि संसद के किसी सत्र का समाप्त होना सत्रावसान कहलाता। अभी आपने ऊपर पढ़ा ना कि 3 आपके सत्र होते हैं, है ना? बजट आपका हो गया, मानसून हो गया और शीतकालीन हो गया। तो इनका जो टाइम पीरियड जब खत्म हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सत्रावसान बोलते हैं, ठीक है? सेकंड ये है कि सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है, पीठासीन अधिकारी द्वारा नहीं, ठीक है? और इसको थोड़ा-सा देख लीजिए। इसको कौन करेगा भाई बताइए? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है? जो हमारे पीठासीन साहब हैं वो नहीं करेंगे, ठीक? तीसरा ये है कि साइड इन स्थगन के कुछ समय पश्चात राष्ट्रपति सत्रावसान की सूचना जारी करता है। ये देखो, जब आपको स्थगन के लिए भेजा गया और उसके बाद दोबारा से बुलाया नहीं गया, तब उसको क्या मान लेते हैं? अनिश्चित काल के लिए स्थगन। और अब जब अनिश्चित काल के लिए कोई सत्र जो है स्थगित होता है, तब इसकी सूचना कौन जारी करेगा? राष्ट्रपति करेगा, क्यों? ठीक है? चलो, अब जो तीसरी बात है वो है विघटन की। विघटन क्या होता है वो भी हम लोग जान लेते हैं। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि जहां एक तरफ सत्रावसान संसद के एक सत्र को समाप्त करता है, तो वहीं दूसरी तरफ विघटन सदन को ही समाप्त कर देता है। मतलब पूरा का पूरा लोकसभा का जो मंत्रिपरिषद वही समाप्त हो गया, ठीक है? ये चीज है। एक अस्थाई सदन होने के नाते राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता, केवल लोकसभा का विघटन हो सकता है। वही बात जो भी हमने आपसे कही। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85(2) ख राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह समय समय पर लोकसभा का विघटन कर सकेगा। साधारण स्थितियों में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से ही लोकसभा का विघटन करता है। ये बात आपको पहले से पता है। और तीसरा पॉइंट ये है कि लोकसभा का विघटन निम्नलिखित 2 कारणों से हो सकता है। पहला कौन सा कारण है? यदि लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया हो, और दूसरा, यदि राष्ट्रपति किसी विशेष कारण से कार्यकाल पूरा होने से पहले लोकसभा को विघटित करने का निर्णय कर ले। यह स्थिति प्रायः तब आती है जब सरकार लोकसभा में अपना बहुमत खो देती है, ठीक है? ये कुछ स्थितियां हैं कि इन्हीं पर अगर ऐसी स्थिति होती है, तब क्या होगा?
विघटित की जाएगी, ठीक है। और विघटित कौन होगा? केवल और केवल लोकसभा। क्यों? क्योंकि वो निम्न सदन है। और जो हमारा उच्च सदन है राज्यसभा, वो कभी विघटित नहीं होगी। और कौन करेगा विघटन? राष्ट्रपति, ठीक। चलिए अब हम बात कर लेते हैं संसद की कार्यवाहियों के बारे में। यहाँ से आपका एक सवाल बनता है, संसद सत्र के दौरान प्रत्येक कार्य दिवस एक अधिवेशन कहलाता है, मतलब एक मीटिंग कहलाता है, एक बैठक कहलाता है। अधिवेशन को प्रायः दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला प्रथम बैठक और दूसरा द्वितीय बैठक। दो जो पहला वाला है वो सुबह 11 बजे शुरू होकर के भोजनावकाश तक चलता है, मतलब लंच तक। और जो दूसरा है वो भोजनावकाश के उपरांत शुरू होकर के तब तक चलेगा जब तक कि पीठासीन अधिकारी उसे स्थगित ना कर दें, ठीक। और यहाँ पर देखो थर्ड पॉइंट लिखा है कि सामान्यतः किसी कार्य दिवस में समय का जो विभाजन है वो निम्नलिखित प्रकार से किया जा रहा है। चलो अब यहाँ से आता है आपका इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्योंकि यहाँ से एक सवाल आपका बनता है। प्रश्नकाल, प्रश्नकाल क्या होता है? ये आपसे पूछा गया कि किस टाइम से किस टाइम के बीच के टाइम को हम प्रश्नकाल कहते हैं, और किस टाइम से किस टाइम के बीच को हम शून्यकाल कहते हैं। ये कई बार पूछा गया आपसे एग्जाम में। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रश्नकाल को। तो इसमें पहला पॉइंट लिखा गया कि संसदीय कार्य दिवस का पहला घंटा 11 बजे से 12 बजे तक का, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रश्नकाल कहेंगे, ठीक है। जैसे ही हमारा जो संसदीय जब कार्यवाही शुरू होती है तो जो पहला घंटा होता है 11 बजे से तो स्टार्ट होता है, तो 11 बजे से 12 बजे का जो पहला घंटा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रश्नकाल बोलते हैं। सेकंड हमारा ये है कि इस अवधि के दौरान संसद सदस्यों द्वारा मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, और इस अवधि में पूछे गए प्रश्नों को निम्नलिखित श्रेणियों में हम बांट सकते हैं। अब देखो कितने प्रकार की श्रेणियां हैं जो सवाल पूछने के, वो 4 प्रकार के हैं। पहला है तारांकित प्रश्न, दूसरा है अतारांकित, तीसरा है अल्प सूचना, और चौथा हमारा है कि निजी सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न। आप सब लोगों ने देखा होगा कि जब कार्यवाही शुरू होती है तो बहुत सारे मेंबर्स जो है अपने जो मंत्रियों से सवाल पूछते हैं, तो वही वाली बात यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे जो पहला है उसे बोलते हैं तारांकित प्रश्न बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ऐसे प्रश्नों का उत्तर मंत्री द्वारा मौखिक रूप से दिया जाता है एवं इन प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने की अनुमति होती है, ठीक। दूसरा बात यह है अतारांकित प्रश्न। इसमें कहा जा रहा है कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर मंत्री द्वारा लिखित रूप में दिया जाता है। देखो भाई, जब कोई तारांकित प्रश्न होगा तो उसका जो जवाब होगा वो मंत्री साहब मौखिक तौर पे दे देंगे, लेकिन अगर कोई सवाल अतारांकित प्रकार का होगा तो उसका जो उत्तर है वो मंत्री साहब लिखित रूप में देंगे, ठीक है। और इन प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर नहीं मिलता। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि अल्प सूचना प्रश्न ये क्या होते हैं? ऐसे प्रश्नों का संबंध किसी लोक महत्व के तात्कालिक विषय से होता है और इसका उत्तर भी मौखिक रूप से दिया जाता है। इस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और चौथा पॉइंट ये है कि निजी सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न, ऐसे प्रश्न उन सदस्यों से पूछे जाते हैं जो मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं हैं, किंतु किसी विधेयक, संकल्प या सदन के किसी विशेष कार्य के लिए वह उत्तरदायी रहा हो, ठीक है। तो ऐसे जो लोग होंगे उनसे जो है सवाल भी पूछे जाएंगे, ठीक। ये तो बात होगी हमारे प्रश्नकाल की, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा है वो है शून्यकाल। शून्यकाल क्या होता है भाई? चलो, प्रश्नकाल के तुरंत बाद यानी कि दोपहर 12 बजे से 1 बजे का जो टाइम होता है इसको हम क्या बोलते हैं? प्रश्नकाल बोलते हैं, शून्यकाल बोलते हैं, ठीक है। दोपहर 12 से 1 का जो टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं? शून्यकाल, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। और की अवधि जो शून्यकाल कहलाती है। शून्यकाल का प्रावधान संसद की प्रक्रिया संबंधी नियमों से नहीं है। और दूसरी बात, यह जो अवधारणा है ये जो है संसद की प्रक्रिया संबंधी नियमों में नहीं है। दूसरा बात यह है कि इस अवधि में संसद सदस्य बिना किसी पूर्व अनुमति के प्रश्न उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 बातें जो है हमारे शून्यकाल की रही हैं। आपके जो एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि शून्यकाल का समय कौन सा है। तो समय में देखो 2 बातें आती हैं आपके ऑप्शन में। पहला तो ये आता है कि प्रश्नकाल के पहले का समय या प्रश्नकाल के बाद का समय। अगर पूछेगा तो ऐसे भी पूछ सकता है, या फिर समय दे देगा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, या 12 से 1 तक, या 2 से 4 तक, ऐसे दे देगा टाइम। तो जो दोपहर के 12 से 1 का टाइम होगा और वो जो टाइम होगा वो प्रश्नकाल के बाद का ही होता है, आप सबको पता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? शून्यकाल बोलते हैं, ठीक। ये तो बात हो गई आपके सत्रों की। अब जो हमारा सबसे लास्ट टॉपिक है इस क्लास का वो है प्रस्ताव और संकल्प। प्रस्ताव क्या होते हैं, संकल्प क्या होते हैं, आज हम इसकी भी चर्चा कर ले रहे हैं, ठीक है। चलिए भाई,
अब देखो इसका मतलब हम पहली लाइन में समझते हैं कि सामान्य शब्दों में कहा जाए तो प्रस्ताव संसद के समक्ष लाया गया एक सुझाव होता है, जिसके माध्यम से सदन के निर्णय एवं राय को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक सुझाव के रूप में होता है। ठीक है, जिसके माध्यम से सदन के निर्णय एवं राय को व्यक्त किया जाता है। चूंकि संसद में निर्णय किसी भी विषय पर पूरी चर्चा एवं वाद विवाद के बाद ही लाए जाते हैं, यही कारण है कि सदन में किसी भी विषय या मामले पर चर्चा अध्यक्ष या सभापति की सहमति से लाए किसी प्रस्ताव पर ही की जा सकती है। ठीक है, अब जो दूसरी बात है वहां पर थोड़ा सा और अच्छे से हम इसको समझ लेते हैं कि संसद की कार्यवाही का संचालन प्रस्तावों और संकल्पों के तहत किया जाता है। सामान्य अर्थों में वह युक्ति जो संसद को गति प्रदान करती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रस्ताव बोलते हैं। ठीक है, प्रस्ताव क्या होगी, मतलब एक है ना कि आप अपनी जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो वही जो आपका नहीं होता है स्टार्टर, वो चीज़ यहाँ पे है कि कार्यवाही को प्रारंभ करने के लिए जो युक्ति लगाई जाती है उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रस्ताव बोलेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रस्तावों के बारे में बताया गया कि 4 अवस्थाएँ उसकी होती हैं। प्रस्ताव जो हमारे संसदीय कार्यवाहियों की गति प्रदान करते हैं और एक प्रस्ताव पर वाद-विवाद की निम्नलिखित 4 अवस्थाएँ होती हैं। पहली स्थिति कौन-सी होगी? प्रस्ताव पेश करना। दूसरा क्या होगा? अध्यक्ष या सभापति द्वारा प्रश्न प्रस्तुत करना। तीसरा क्या होगा भाई? अनुमति प्राप्त होने पर वाद-विवाद या चर्चा प्रारंभ करना। और चौथा होगा सदन की स्वीकृति या फिर उसका फैसला। तो ये इसकी 4 अवस्थाएँ होती हैं। अब थोड़ा-सा इसको और आगे समझते हैं, चौथा पॉइंट में कि प्रस्ताव को 3 श्रेणियों के अंतर्गत रखा जाता है। जो पहला होता है उसको हम बोलते हैं मूल प्रस्ताव और दूसरे को क्या बोलते हैं भाई? स्थानापन्न प्रस्ताव। और जो तीसरा हमारा है उसको क्या बोलेंगे? सहायक प्रस्ताव शामिल हैं। चलो भाई पहले की बात कर लेते हैं। मूल प्रस्ताव अपने आप में पूर्ण होता है और इसकी निर्भरता किसी अन्य प्रस्ताव पर नहीं होती है। मूल प्रस्ताव के अंतर्गत राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव जो कि लोक महत्व के मामले में होता है, या अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के निर्वाचन या पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रस्ताव आदि शामिल होते हैं। तो जो हमारा पहला वाला जो है, जो मूल प्रस्ताव है उसमें ये बातें शामिल होती हैं। ठीक, अब जो दूसरा हमारा है उसको समझ लेते हैं कि इसके अतिरिक्त स्थानापन्न प्रस्ताव मूल प्रस्ताव के विकल्प के रूप में होते हैं। तो वहीं सहायक प्रस्ताव अपने नाम के अनुरूप अन्य प्रस्तावों पर भी आश्रित होते हैं। ठीक, अब जो तीसरी बात ये है कि संकल्प क्या होता है, प्रस्ताव तो आप समझ गए। संकल्प क्या होता है? जो संकल्प होता है वो प्रस्ताव से भिन्न नहीं होता, परंतु यह प्रस्ताव का ही एक रूप होता है। ठीक है, या एक प्रकार होता है। जो प्रस्ताव अपने आप में पूर्ण होता है उसे संकल्प कहा जाता है। समझिए ध्यान से कि जो प्रस्ताव अपने आप में पूर्ण होता है उसे ही संकल्प कहा जाता है। संकल्प में मत, दृष्टिकोण, राय या उद्देश्य की प्रस्तुति होती है। और 9वां पॉइंट ये है कि प्रस्ताव किसी मंत्री द्वारा भी पेश किया जा सकता है और किसी निजी सदस्य द्वारा भी होता है, पेश किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो बात होगी हमारे प्रस्तावों की। अब हम जो 3 आपके जो इम्पोर्टेंट है जो आपसे को जानने चाहिए, विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव, थोड़ी इसकी भी चर्चा कर लेते हैं, है ना? चलिए, तो जो पहला हमारा है विश्वास प्रस्ताव, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब देखो पहला पॉइंट लिखा है कि मंत्रिपरिषद की ओर से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। सेकंड ये है कि संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार यह अनिवार्य है कि मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास हासिल करना होता है। भाई जब तक आपके क्या कहते हैं, आपका विश्वास आपके पार्टी के अन्य मेंबर्स के साथ होगा तब तक ही आप वहाँ पे अपनी सरकार चला पाएँगे। और जैसे ही आपका विश्वास खो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपकी सरकार वहाँ से हट जाएगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, अविश्वास प्रस्ताव बोलेंगे। ठीक है? तो अभी आपने जाना विश्वास प्रस्ताव, अब हम लोग जानते हैं अविश्वास के बारे में। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है भाई? पहला पॉइंट कि यह संविधान के अनुच्छेद 75 से संबंधित है और इसे केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। लोकसभा के नियम देखो, अब यहाँ पे कोई संवैधानिक बात नहीं कही गई है, कह रहा है कि लोकसभा के नियम 198 के अंतर्गत यह प्रक्रिया बताई गई है। दूसरी बात यह है कि लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। तीसरी बात यह है कि इसे विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा लाया
जा सकता है। ऐसे प्रस्ताव के पारित होने से सरकार गिर जाती है, क्योंकि सरकार लोकसभा में अपना अपना विश्वास खो देती है। मतलब ये होता है कि जब उस पार्टी से अगर कुछ लोग हट करके के किसी और पार्टी में चले गए और आपका उन्होंने विश्वास तोड़ दिया, तो अब क्या होगा? अब आप जो है वो अब आपका जो आपकी जो संख्या है वो कम हो जाएगी, और जो हमारा विपक्ष है उसकी संख्या बढ़ जाएगी, तो उसकी सरकार बन जाएगी और आप जो है वहाँ से बाहर हो जाएँगे, ठीक? और इसके लिए जो है इस प्रस्ताव के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता ज़रूरत होती है, ठीक है? ये तो बात होगी आपके विश्वास और अविश्वास की, और लास्ट पॉइंट आज का है वो हमारा है निंदा प्रस्ताव। ये क्या चीज़ होता है भाई? पहला पॉइंट देखते हैं कि यह प्रस्ताव भी केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य है। और तीसरा है कि यह भी विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है। और चौथी बात ये कि सामान्यतः यह प्रस्ताव किसी मंत्री या मंत्रियों के समूह या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है, जिससे उसकी नीतियों के प्रति असहमति व्यक्त की जा सके, ठीक है? और पाँचवीं बात ये है कि प्रस्ताव यदि लोकसभा में पारित हो गया, तो मंत्रिपरिषद के ऊपर दबाव बढ़ जाता है कि वह अब लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करें। तो ये होता है आपका निंदा प्रस्ताव, ठीक है? तो इस प्रकार से आज की जो क्लास हमारी थी उसमें हम लोगों ने कितने पॉइंट पढ़े? 4 बातें पढ़ी, और 4 बातों में भी तकरीबन 16 बातें पढ़ी। जैसे कि हमारा जो पहला है वो है संसद का नेता, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने 3 बातें पढ़ी। कौन-कौन सी? सदन का नेता, विपक्ष का नेता और व्हिप के बारे में। सेकंड हमने पढ़ा संसद के सत्रों के बारे में, और उसको आहूत को कौन करता है, उसका स्थगन कैसे होता है, उसका सत्रावसान कैसे होता है, विघटन कैसे होता है, लेम डक ये सत्र या पंगु सत्र क्या होते हैं। तीसरी बात हमने पढ़ी संसदीय कार्यवाही के साधन, जिसमें हम लोगों ने जाना कि प्रथम बैठक कब होती है और द्वितीय कब होती है, प्रश्नकाल क्या होता है, शून्यकाल क्या होता है, और तीसरा हमने पढ़ा प्रस्तावों के बारे में या संकल्पों के बारे में, ठीक है? जिसमें हम लोगों ने विश्वास और अविश्वास के साथ साथ जो है निंदा प्रस्ताव भी देखा। तो इस प्रकार से जो हमारा आज का टॉपिक था विधायिका पार्ट 4 अब ये पूरा होता है, और इसी के साथ जो हमारी पूरी विधायिका है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने संसद के बारे में पढ़ा था और राज्य विधायिका के बारे में पढ़ा था, ठीक है? जो हमारी संघीय विधायिका थी उसको भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, और जो हमारी राज्य विधायिका थी उसको भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। जो हमारी संघीय विधायिका थी उसके अंतर्गत हम लोगों ने क्या पढ़ा? संसद को पढ़ा, ठीक है? और संसद में भी क्या पढ़ा? लोकसभा और राज्यसभा को पढ़ा। साथ में हमने राष्ट्रपति को पहले ही पढ़ लिया था, और जो हमारा राज्य विधानमंडल है उसमें हम लोगों ने विधानमंडल और विधानसभा और विधान परिषद को पढ़ा, और साथ में हम लोगों ने राज्यपाल को भी पढ़ लिया था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि पूरी विधायिका हमारी जो है आपके प्लेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से अब कंप्लीट होती है, ठीक है? अब बचता है सिर्फ और सिर्फ इसके पीवाईक्यू करने के। तो अब जब हमारी अगली क्लास होगी तो उसमें हम लोग इस चैप्टर के पीवाईक्यू करेंगे, ठीक है? तो ठीक है दोस्त, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें कल की क्लास में, ठीक है? धन्यवाद।